ये वो शख्स है जिसने हमलावर का हाथ ऊपर कर दिया था। जहां पर आपने देखा कि उसने जब वो फायर कर रहा है, हमलावर उसका हाथ पकड़ा और हाथ ऊपर की तरफ कर दिया, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोलियां कुछ जो चली वो ऊपर की तरफ चली। और उसने ये कहा कि वो उनको कुछ नहीं हो सकता था, ये इंश्योर करना हमारा भी काम था, और इसलिए हमलावर को हमने पकड़ा। और उनसे ये भी पूछा गया यहां पर, लेकिन देखिए कहां से रवाना हुआ। 4 तारीख को पहुंच जाना था अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन तारीखें बदलती रही और कहा यह गया कि हम सरकार को छकाने के लिए तारीखें बदल रहे हैं। लाहौर से चलने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं जब गुजरांवाला में पहुंचा, गुजरांवाला में यहां अल्लाह वाला चौक में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर वो अपने भाषण को दे रहे थे जब ये हमला हुआ। इसको शुरू से दिखाइए और इसको पहले मैप को छोटा कीजिए, इसको प्ले मत कीजिए प्लीज, क्योंकि यहां देखिए लाहौर से रवाना होकर और ये यहां पर आप यहां हमले की जगह को यहां पर देख रहे हैं लाल दायरे में। और इसको अभी कहा यह जा रहा है कि ये जो शेड्यूल्ड इसकी तारीख थी, जिस जगह पर जिस तारीख को इस कारवां को पहुंच जाना था हकीकी मार्च को, ये डिलेड चल रहा था। और खुद इस हकीकी मार्च से, माफ कीजिएगा, जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर इसलिए किया गया था ताकि हम सरकार को छका सकें। और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि असल में इतनी ज्यादा बदइंतजामी थी कि उसकी वजह से डिलेड चल रहा था। ये है पूरा रूट जिससे, और अब तारीख दे दी गई थी नवंबर 11 की कि नवंबर 11 को अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर ये पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर ये हमला हुआ। मतलब ये कि क्या इस बारे में उन लोगों को थोड़ा बहुत भी इल्म था कि रास्ते में कोई गड़बड़ है? लेकिन दिनेश, वजीराबाद पहुंचेंगे और वजीराबाद में अल्लाहू चौक पर आज उनका स्वागत किया जाएगा, इसकी तैयारी आज दिन से थी। तो ऐसा नहीं है कि हमलावर को मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये पब्लिसाइज्ड है, ये बताया गया है कि इमरान खान रात में कहाँ रुके, कहाँ सोए, हर कुछ तो आप इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए लोगों को बता रहे हैं। तो ये मालूम था उन्हें, यानी हमलावरों को ये मालूम था कि वजीराबाद में अल्लाहू चौक पर वेलकम किया जाएगा। वेलकम करने के लिए वहाँ उनके लिए खास तौर पर कंटेनर बनाया गया था। यानी वो जो लॉन्ग मार्च के दौरान जहाँ पर रुकते हैं वो खास जगह थी, एक वेलकम करने के लिए कैंप बनाया गया था जहां पर वो कंटेनर मौजूद था जिसमें उन्हें रहना था, कुछ देर के लिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करना था, संबोधन करना था। तो ये मालूम था, ये समय मालूम था, ये जगह मालूम थी, यानी आज वजीराबाद में इस समय होंगे और यहां पर संबोधन करेंगे, इस वजह से वहां पर हमलावर मौजूद थे। तो मतलब ये है कि क्योंकि शेड्यूल देखकर कई लोग पहले से रेकी करके तय करते हैं कि उनको क्या करना है, तो उनके लिए इसके लिए पर्याप्त मौका था, इसके बावजूद कि डिलेड चल रहा था पूरा मामला। जरा पर देखिए यहां पर ये है वो तस्वीर ऐन पहले की, हमले के ऐन पहले की, यहां कंटेनर में खड़े होकर इमरान खान भाषण दे रहे हैं और फिर अफरा तफरी। यहां देखिए वो जो इसको फिल्मा रहा है वो भी, उसके बाद आप देखते हैं ये पूरा कैमरा हिलने लगता है और फिर अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही गोली चलती है उसके बाद देखिए कैमरा यहां शेक करता है और खुद अपनी जान को बचाने के लिए वो जो इसे फिल्मा रहा था यहां से आगे बढ़ जाता है। अचानक गोली चलने से अफरा तफरी। यहां ये लगातार अंदेशा बना हुआ था कि पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। दीपक वोरा सर, ये बात फिजाओं में तैर रही थी। आभारी हूं आपका कि आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ हैं, सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके चैनल पर एकमात्र मैं ये देखता हूं कि आप सच्चाई पेश करते हैं, सनसनी नहीं। जो पाकिस्तान में इस समय हुआ है सर, 2022 में जो ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे नियाजी साहब, इन्होंने 3 चीजें कही थी जो सारी दुनिया में नाकाम हो गए, इनको कोई खैरात नहीं मिली। अब जब लोग रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहे थे तो रावलपिंडी से एक समंदर निकलना है। ये कंटेनर और ये 27 किलोमीटर की जेल, यहां से इनको भागने नहीं देंगे, इनको कानून के हवाले करेंगे। मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहें, कानून को हाथ में नहीं लें। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई है, और मेरे मौला ने चाहा तो ये एक क्रिमिनल माइंडेड ज़हनी मरीज और उजरती कातिल राना सनाउल्लाह और उसके पीछे मौजूदा साजिशी हुकूमत कानून के शिकंजे में आएगी और कानून के दायरे से नहीं निकल सकती। पाकिस्तान इन मसाइल से निकले। तो यहाँ आप देख रहे हैं शेख रशीद क्या कह रहे हैं। शेख रशीद कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, और साथ में ये भी कि लोग अपने आप पर जब्त रखें, अपनी भावनाओं को काबू में रखें। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग जो इसके पीछे आने वाले दिनों में कानून का शिकंजा उन पर कसेगा। दीपक वोरा सर, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि 2022 में 3 चीजें इमरान खान ने कही थी जो सच निकली हैं। पहले उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री के घर में जब तक मैं हूं किसी के लिए खतरा नहीं हूं, सड़क पे उतर आया तो मैं बहुत खतरनाक होऊंगा, बिल्कुल सच है। दूसरी चीज़ उन्हें कही थी कि भारत के लोग जो हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, अपने देश को पूरी तरह से उसके हित में काम करते हैं, बहुत ही खुददार लोग हैं, वो भी सच था। और तीसरी चीज़ इन्होंने कही थी
कि मैं भागूंगा नहीं पाकिस्तान से, जीऊंगा भी यहीं, मरूंगा भी यहीं। ये तकरीबन सच होने वाली थी। इमरान खान साहब, वी मे नॉट लाइक यू, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में भी हमने एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को खोया है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को खोया है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और जो कुछ आपने अपने देश के लिए करना है वो आप करेंगे, क्योंकि सर इस समय आपके देश को शांति की ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ ऑन ऑटो डिस्ट्रक्ट। जितने उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, आप बचाएं अपने देश को। आपकी हालत बहुत ख़राब है, आप बच गए हैं, अब आप जल्दी ठीक हो जाएं और जो कुछ करना है वो आप करें। लेकिन दीपक बोरा जी, आप ये कह रहे हैं और खुद शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम शांति की अपील करते हैं, शेख रशीद भी ये कह रहे हैं कि हम शांति की अपील करते हैं, लेकिन शेख रशीद अपने बयान में राना सनाउल्लाह की लगातार बात कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। पीटीआई के बाकी तमाम कार्यकर्ता, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं सीधे तौर पर। तो ये कपिल कुमार जी इसको कैसे देखते हैं? अब हालात क्या होंगे पाकिस्तान में? देखिए, शांति हर कोई चाहता है और बोलता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। अगर आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें पाकिस्तान की सोसाइटी का, तो वो एक बहुत ही हिंसक सोसाइटी है, बहुत ही वायलेंट सोसाइटी है वो। और उस सोसाइटी के अंदर आदमी की कोई कदर नहीं है, औरत की कोई कदर नहीं है। आप देखते हैं वो माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक करते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू औरतें हो। तो वो जो एक साइकोलॉजी है वहाँ की, और ये साइकोलॉजी कहाँ से आती है, जो कट्टरता ये कहाँ से आती है, तो वो कट्टर तो आपस में भी एक दूसरे पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जहाँ हितों का टकराव आ जाता है तो एक दूसरे पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो वायलेंस है, चाहे कोई कितनी भी मुरीद करे कि वायलेंस सोसाइटी से खत्म हो जाए, ये सोसाइटी से पाकिस्तान के जाने वाली नहीं है, क्योंकि कई वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने नाम लिया कि CIA मौजूद है, ISI अपनी हुकूमत बना के रखना चाहता है, पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी हुकूमत नहीं खत्म करना चाहती वहाँ पे, तो इसलिए ये वायलेंस अलग अलग तरीके से वहाँ पे एरप्ट करती रहेगी। अब एक और चीज़ देखिए, पिछले 3-4 साल को एनालाइज करिए, हर दूसरे तीसरे महीने एक ड्रामा पाकिस्तान में होता था। आज अभी इमरान खान ये मार्च कर रहे थे, उससे पहले कई वो मौलाना थे, कोई वो बहुत बड़ी मार्च निकाल रहे थे, उससे पहले कोई और बहुत बड़ी मार्च निकाल रहा था। और मैं ये जो अटैक हुआ है इस पर सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेनज़ीर भुट्टो को मैं सलाम करता हूँ कि जो जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़ने पाकिस्तान में आई थी और उसको बम से उड़ा दिया था। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान में किस तरह के हालात होने वाले हैं इसके बाद इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। मुराद सईद हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारी रेड लाइन थे और आपने उस रेड लाइन को क्रॉस कर लिया है।